लाहौर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के एक और ऑनलाइन सेशन में खुशामदीद। इस ऑनलाइन सेशन का नाम है हाउ टू यूज अ टेलीस्कोप, और हमारे साथ हमारा ऑल स्टार पैनल फिर से मौजूद है, जिसमें उमैर आसिम साहब, समीर शामी, मोहम्मद अली और शुएब उस्मान। और आज काफ़ी सारे सवालात भी हैं जो हमने आपके सोशल मीडिया से इकट्ठे किए हैं, हम वो भी अपने पैनल के सामने रखेंगे। और हम आज कुछ ऐसी तस्वीरें जो हमारे पैनलिस्ट ने ही ली हैं लाहौर से, उनको भी हम देखेंगे, उनका जायजा लेने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने वो कैसे ली और क्या आप वो ले सकते हैं कि नहीं। जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जरूर दीजिए अपने इक्विपमेंट के बारे में, वो कौन सा इक्विपमेंट यूज करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, और बहुत शुक्रिया रोशान कि मेरे पास जो मेन टेलीस्कोप है वो 14 इंच की सेलेस्ट्रॉन है। सीसीडी कैमरे हैं और उसके साथ जो एक्सेसरीज होती हैं वो हैं। मेरा मेन इंटरेस्ट कलरफुल इमेजिंग नहीं है। मेरा मेन इंटरेस्ट ये है कि जो डाटा इकट्ठा किया जा सकता है और उसको एनालाइज किया जा सकता है वो कैसे होता है। सो फोटोमेट्री, एस्ट्रोमेट्री और थोड़ी बहुत स्पेक्ट्रोस्कोपी भी मैंने की हुई है। तो ये मेरा इक्विपमेंट रहा है। मेरे पास मैंने उमेर के साथ एक छोटी एक्सटेंशन सेटअप की थी। इनकी ऑब्जर्वेटरी है, जेड एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। वहाँ पे उमेर एंड आई एंड एक और हमारा टीम मेंबर था उस्मान के साथ हमने एक नया विंग बनाया ऑब्जर्वेटरी का। एंड वहाँ पे मैंने एक सेमी परमानेंट सा एक सेटअप किया हुआ है। वहाँ पे मेरे पास एक सेलेस्ट्रॉन श्मिट कैसग्रेन C8 8-inch टेलीस्कोप है with an AV Celestron AVX mount, and वो वहाँ पे permanently वहीं पे है। And उसके साथ I have a S-Big STF 8300 monochrome camera imaging system with filter wheel and filters, narrowband filters भी हैं, and off-axis guider भी है। वो अलग बात है कि कभी मुझे से चला नहीं, लेकिन है मेरे पास। And that's my main setup. मैं ही इस्तेमाल करता हूँ for if I want to do observation में camera उतार के I can use eyepieces, and if I want to do imaging तो फिर मैं दुआएं मांगता हूँ। इसके अलावा I have a small 70 mm scope 70 के नाम से। I'm sure you've all heard me say it. वो किसी काम का नहीं है, just fun. It's good fun. जो सबसे ज़्यादा मैं इस्तेमाल करता हूँ वो एक्सप्लोर साइंटिफिक ED80 के रिफ्रैक्टर है, एपो रिफ्रैक्टर। इसके अलावा फिर SCT 8 इंच है, वो भी प्लानिटरी और ऑब्जर्वेशंस के लिए इस्तेमाल करता हूँ। तो मल्टीपल हैं, लेकिन आई एम बेस्ट एट यूजिंग दैट एक्सप्लोर साइंटिफिक ED80। AVX विद C8 और प्लस एक SW 102 mm जो है ये रिफ्रैक्टर है, क्रोमेटिक रिफ्रैक्टर है। सो और साथ एक लेंस भी है, दैट इज Samyang 135 mm f2। तो इट्स अ पावर हाउस लेंस और वाइड फील्ड के अंदर, और साथ इसके नैरो बैंड्स अगर आप यूज करें H अल्फा वगैरह, इट्स गिव्स अमेजिंग रिजल्ट्स इन वेरी शॉर्ट टाइम। इट्स लाइक अ मिनी हाइपर स्टार। हमने उसका नाम रखा है मिनी हाइपर स्टार। सो ये है लाहौर के लिहाज से। नैरो बैंड भी फिल्टर्स हैं और ASI 1600 CMOS सेंसर है। So that is being used in all three systems. शुएब भाई, अब सैमयंग को सैमयंग द किंग कहते हैं। हाँ, Samyang the king, yes। जो उसकी पावर है वो उसकी लाइट कितना उसका F रेशो जो है F2 पे वो ऑपरेट करता है, and it's At 135, huh? That's really impressive. 135। मैं जो टेलीस्कोप इस्तेमाल करता हूँ वो है एक्सप्लोर साइंटिफिक का 114 मिलीमीटर न्यूटोनियन, और उसके साथ उसका स्टैंडर्ड माउंट और ट्राइपॉड, नथिंग फैंसी। और अपने फ़ोन से ये मेरी इक्विपमेंट का हिस्सा है, मैं इससे तस्वीरें उतारता हूँ और मैं DSLR से भी फोटोग्राफी करता हूँ। मैं सबसे पहले उमैर भाई आपकी तरफ चलूंगा। ये जो टॉपिक है हाउ टू यूज अ टेलीस्कोप, ये क्यों आपने सिलेक्ट किया? दो रीजंस हैं। एक तो रीजन ये है कि 10 साल पहले पाकिस्तान में टेलीस्कोप्स बहुत कम थे और अब टेलीस्कोप्स बहुत हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टेलीस्कोप्स बाहर से मंगवा चुके हैं, पाकिस्तान से खरीद चुके हैं। लेकिन मैंने ये देखा है कि फॉर सम रीजन मुझे ये फील होता है कि मुझसे बहुत सारे लोगों ने टेलीस्कोप्स ली, लेकिन बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इस टेलीस्कोप्स को प्रॉपर्ली यूज किया है। और ये इतना डिफरेंट इक्विपमेंट है जो कि आज तक उन्होंने यूज किया हुआ है, मोबाइल फोन या फॉर दैट मैटर DSLRs। कुछ एडजस्टमेंट्स करना पड़ती हैं हर टेलीस्कोप के साथ, और हर टेलीस्कोप को इस्तेमाल करने के कुछ तरीके होते हैं। सो मैं ये चाहता कि हम उसको इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे।
लेकिन मैं ये समझता हूँ कि टेलीस्कोप्स बहुत ज़्यादा अंडर यूज्ड हैं और जितनी कैपेबिलिटी है टेलीस्कोप्स को इस तरह नहीं देखना चाहिए कि टेलीस्कोप को एक तरफ करेंगे और चांद नजर आ जाएगा और सितारे सियारे नजर आ जाएंगे। टेलीस्कोप को इस तरह देखना चाहिए कि ये टूल है, इट्स एन इंस्ट्रूमेंट। सो इंस्ट्रूमेंट को आप जितना रिफाइन कर सकें और जितना फाइन ट्यून कर लें उतना ही ज्यादा वो कैपेबल हो जाता है। सो मैं ये देखता हूँ कि इसके ऊपर बात होनी चाहिए कि टेलीस्कोप को एज अ टूल यूज करें। मोहम्मद अली साहब, इंस्टाग्राम से रबिया मुगीस पूछती हैं, और ये मैं आपकी तरफ इसलिए डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसमें डॉब्सोनियन का जिक्र है। उन्होंने कहा था कि मैं टेलीस्कोप खरीदने का सोच रही हूँ और मैं कंसिडर कर रही हूँ एक डॉब्सोनियन टेलीस्कोप, लेकिन मैं कंफ्यूज्ड हूँ, तो मैं क्या करूँ? मैंने भी अपनी जो लाइफ का फर्स्ट टेलीस्कोप था वो डॉब्सोनियन ही खरीदा था। अगर गो टू नहीं है तो वो डॉब्सोनियन जो है ना, वो उसको ऑब्जेक्ट पे पॉइंट करना, ये आपके लिए किसी भी बिगिनर के लिए बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। लेकिन इट्स वेरी इजी टू यूज डॉब्सोनियन। रिफ्लेक्टर और आपके जो एससीटी है उससे ज़्यादा आसानी से आप इसको हैंडल कर सकते हैं, इसको कैरी कर सकते हैं। इसको ला के बाहर रखना या ऊपर लेके जाना, इट्स क्वाइट ईजी। और बिगिनर्स का अगर ये मोटिव है कि हमने ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट करना है, तो फिर मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा ये एक डिसीजन हो सकता है डॉब्सोनियन का, क्योंकि आपको ये पार्टली इमेजिंग की तरफ भी लेके जा सकता है और अच्छी ऑब्जर्वेशंस भी दे सकता है। इसकी प्राइसिंग ऐसी होती है कि आपको बड़ा अपर्चर इसमें इजीली मिल जाता है। फॉर अ बिगनर आई थिंक डॉब्सोनियन कुड बी अ स्टार्टिंग पॉइंट। हमारे सामने कोई ऑब्जेक्ट है और हम दूरबीन से उसको देखना चाहते हैं। अब जितने उसमें स्टेप्स आएंगे उस सब में आप अपना फीडबैक दीजिए कि किस तरह किस स्टेप में टेलीस्कोप को कैसे यूज करना है और उसके साथ एक्सेसरीज किस पॉइंट पे लगना शुरू हो जाती हैं। चांद एक बहुत रिवॉर्डिंग ऑब्जेक्ट है टू लुक एट. इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स दैट मोस्ट पीपल लुक एट व्हेन दे द फर्स्ट टाइम वो टेलीस्कोप के थ्रू देखते हैं, because it's very easy to locate in the sky, as opposed to a planet or a DSO, a very faint dim DSO. एक चीज मैंने नोट की है कि स्पेशली इमेजर्स जो हैं, हम जान लगा देते हैं किसी DSO की इमेज लेने की, लेकिन जब आप प्लैनेट्स अगर आप विजुअली देखें तो दे आर far more beautiful and far more appealing to look at with the eye through the eyepiece than any photograph. And ये एक बहुत interesting quality है of these 4-5 objects के आप जितनी भी आप zoom lens लगा दें and आप आप processing कर लें and आप videos capture कर लें, जो भी आप करें ना, Saturn may look larger and all, but it doesn't look as beautiful and as bright and as crisp as it does through an eyepiece under good conditions. So ये बहुत एक rewarding, and the moon of course, ये बहुत एक rewarding experience है for looking through a telescope. For new people looking to get into the hobby, ये बहुत ज़रूरी है कि आप खुद देखें telescope के through, especially at these objects, and foreign imaging के पीछे ना भागें, because these things keep you interested. आजकल भी if I see Jupiter in the sky or if I see Venus, I feel like looking at it through a telescope, not necessarily imaging it. Moon जो है बहुत easy object है to locate for any new person. You can point a Dobsonian at it easily. You can point a refractor on a manual photographic tripod at it easily, and it's has a lot of crisp details. It has different phases. Every day when you look at every night when you look at the moon, it's slightly different because का phase change हो रहा होता है. More details come into view, more details go out of view, and shadow का angle बढ़ जाता है, craters look different, and there's so many features on the moon for you to keep you interested. So रोशन, आप भी बताएंगे चांद को visually different apertures और different telescope से आपने जो view किया है, एक quick rundown सा. चांद को विजुअली देखने में एक तो फोकस बड़ी इंपॉर्टेंट है, और कुछ टेलीस्कोप्स में ये होता है कि चांद की एज फोकस में आ जाती है और सेंटर पार्ट फोकस में नहीं आता। दूसरा ये कि कितना करीब आंख को रखना है, और कभी कभी आंख को बहुत करीब रखें तो एक अजीब सी काली सी डिस्क आ जाती है चांद पे, दूर रखें तो वो पूरा नजर नहीं आता। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज सफाई। तो कभी कभी चांद का जो डे और नाइट लाइन डिवाइड करती है टर्मिनेटर,
वो नाइट साइड ना ब्लैक नहीं होती, आंख से ब्लैक नजर आ रही होती है, टेलीस्कोप से ग्रे नजर आ रही होती है। तो मैंने तो विजुअली ये 3 मोटी मोटी चीजें देखी हैं जो टेलीस्कोप यूज करने से पता लगती है। रोशन, आप ये बताएं कि टेलीस्कोप यूज करने से आपको ये पता लगा, लेकिन बट हाउ टू यूज इट? तो मैं तो यही करता था कि बस पहले तो एम किया, चांद को देखा, फोकस एडजस्ट किया, और उसके बाद सबसे पहला रूल, आपने अपने टेलीस्कोप को पकड़ के नहीं देखना, आपने हैंड्स फ्री रखना है। फिर आप स्कैन करें, फिर आप देखें आपको कहाँ पे ज्यादा क्रिस्प व्यू नजर आ रही है फील्ड ऑफ व्यू के अंदर। हर जगह पे क्रिस्प नहीं होगा, कोई पर्टिकुलर स्वीट स्पॉट होगा, वो ढूंढें, उसके ऊपर देखें, हर टारगेट क्रेटर को या चांद किस्से को उस जगह पे लेके आके देखें। बिल्कुल एब्सोल्युटली बिगिनर के लिए जिसने टेलीस्कोप से कभी नहीं देखा, एक चीज जो एक्सपीरियंस होता है वो अर्थ की रोटेशन। मुझे याद है कि जब रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप डबल लेंस वाली मैंने अर्ली 90s में वही लकड़ी के स्टैंड पे बुशनेल की टेलीस्कोप थी, उससे देखना शुरू किया था चांद को और मार्स और जुपिटर सैटर्न, इस यही ऑब्जेक्ट्स देखे थे। तो जो जो एक कॉन्सेप्ट होता है वो मेरा ख्याल है बिल्कुल नए बंदे के लिए, कि हम जब विजुअली देखते हैं तो हमारा ये फील्ड ऑफ व्यू होता है, ये सारा। सो हम एक जगह पे बैठे हुए हैं और कुछ चीजें मूव कर रही हैं तो हम कंफर्टेबल होते हैं कि हमारे फील्ड ऑफ व्यू में है। लेकिन टेलीस्कोप के साथ चूंकि फील्ड ऑफ व्यू नैरो बहुत हो जाता है, और एक तो ढूंढने पे फिर दुश्वारी पेश आती है, आपने इसी एरिया में उस ऑब्जेक्ट को लेकर आना है। और देन होता ये कि जब आप उस तरफ ले आते हैं तो जब आप आंख से देखते हैं और आप फोकस करते हैं और आप देखते हैं ऑब्जेक्ट निकल जाता है, इस फील्ड ऑफ व्यू से निकल जाता है। सो मुझे याद है कि इस तरह मैं कर रहा होता था कि बार बार जब आपको पता लगता है कि चांद इस डायरेक्शन में जा रहा है तो आप टेलीस्कोप बिल्कुल उसके एज पे ले आते हैं और आप फिर सेट करके हाथ छोड़ देते हैं, क्योंकि आपका स्टैंड शेकी होता है। नई छोटी टेलीस्कोप, सस्ती टेलीस्कोप्स में इस तरह के मसाइल होते हैं। तो फिर आप देख उसको हाथों से छोड़ देते हैं ताकि आपके हाथों की वाइब्रेशन ना आए, और फिर आपको ऑब्जेक्ट उसमें चलता हुआ नजर आता है। जो पहला एक्सपीरियंस लोग चांद को देख के करते हैं पहली दफा वाले, वो ये कहते हैं यार ये देखो चांद एक्चुअली जमीन के गिर्द घूम रहा है, देखो ये चलता हुआ नजर आ रहा है। तो फिर हमें उनको कहना पड़ता है एक्चुअली वो चल रहा है, लेकिन ये वाली हरकत जो आप देख रहे हैं ये जमीन पैदा कर रही है कि जमीन घूम रही है। आपको कन्विंस करना पड़ता है। मैं शेफ साहब से पूछना चाहूंगा, शेफ साहब इमेजिंग का बताइए, चांद की अगर तस्वीर लेनी है तो कैसे ली जाए? बेसिक इक्विपमेंट तो आंखें हैं। वो चांद को आप गौर से देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा, दिल में बसा लें उसको। हार्ड ड्राइव बहुत बड़ी है दिल की। दूसरे नंबर पे ये मोबाइल आ जाता है, इस मोबाइल से आप तस्वीर चांद की ले सकते हैं। ठीक है जी, ये हो गया थोड़ा जो ऑन हैंड चीज़ें। चांद से थोड़ी सी मोहब्बत होना भी ज़रूरी है। मतलब जो हम ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं ना, सिर्फ मैं 1 मिनट लूँगा कि हमें जुपिटर से पता होना चाहिए यार जुपिटर क्या है, सैटर्न क्या है, हमें मून क्यों अच्छा लगता है, हमें मून बाहर निकलूं हम। कुछ लोग आसमान की तरफ नहीं देखते पूरी जिंदगी भी, उनको पता ही नहीं होता कि चांद आज किस तरफ है, आज जुपिटर किस तरफ है, ये जो चमकदार सितारा है ये एक्चुअली वीनस है। सो उनके साथ मोहब्बत होना भी जरा थोड़ा सा ज़रूरी है एस्ट्रोनॉमी की चीज़ों के साथ थोड़ी सी। तो फिर उनकी इमेजिंग भी मोहब्बत वाली चीज़ों से की जाती है, ऐसी नहीं की जाती है। चांद की आप DSLR से भी तस्वीर ले सकते हैं, आपके पास अगर लॉन्ग लेंस है या शॉर्ट लेंस है। और इसके साथ आप किसी भी रिफ्रैक्टर से, किसी भी SCT से, SCT है कि आपको किसी ट्रैकिंग माउंट पे रखनी पड़ेगी ताकि वो उसके अंदर ही रहे सारा सिलसिला। तो वो आप कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। DSLR यूज़ अगर आप नॉर्मल फोटोग्राफी में कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैंने ISO उसका कितना रखना है, उसका शटर स्पीड कितनी रखी है। इतनी रखेंगे वो ब्लो आउट ना हो जाए और इतनी कम भी ना हो कि वो डार्क ही हो जाए बिल्कुल। तो बीच में एक सॉफ्ट स्पॉट होता है या स्वीट स्पॉट होता है, वहां पे उसको आप इमेज कर सकते हैं। ज्यादा चले ब्लो आउट का सबको पता है कि जी वो वाइट ना हो जाए। डिम का मैंने देखा है कि लोगों को ना इतना अच्छा आइडिया नहीं है चांद के ऊपर, खास तौर पे वो डिम करते हैं चांद के ब्राइटेस्ट एरिया को देख के, लेकिन वो जो डिम एरिया है चांद का टर्मिनेटर के पास, वो बिल्कुल ही उसका वो पट्टा बैठ जाता है, वो बिल्कुल डार्क हो जाता है। तो इसके ऊपर आइडियल सेटिंग, इसके ऊपर आइडियल सेटिंग होनी चाहिए या प्रोसेसिंग होनी चाहिए अच्छी? जो आप खींचते हैं वही बाहर आता है, जो आप खींचते हैं जो आपके पास आता है वही वो बाहर निकलता है। तो अगर आप गार्बेज खींचेंगे तो गार्बेज ही बाहर निकलेगा। जब आप इमेज ले रहे हो तो उसका ख्याल रखा जाए कि जो आपके डार्क एरियाज हैं वो खत्म ना हो जाए और जो ब्राइट एरियाज हैं वो बहुत ब्राइट ना हो जाए। मिडल आप एक इमेज लेके उसको स्टडी करते हैं, पहले स्टडी करते हैं उसको, ISO कितना रखना है, एक्सपोजर कितना रखना है, और इतना भी डिले एक्सपोजर ना हो कि चांद ही ड्रिफ्ट कर जाए। अगर DSLR यूज करें तो लाइव व्यू वाला जरूर यूज करें।
सिर्फ एक पॉइंट मैं ऐड कर दूं कि अगर आप मून को अगर आप समझ रहे हैं ना कि अच्छी इमेजेस क्या है, तो आप अच्छी इमेजेस को देखें। वेबसाइट्स हैं, एस्ट्रोबिन एक साइट है, बड़ी अच्छी साइट है, आप उस पर जाके अच्छी मून की पिक्स को स्टडी करें कि यार मून की अच्छी पिक किसको कहते हैं, उसको स्टडी करें कि यार ये ऐसा है, ये ऐसा लगता है, ये ऐसा लगता है, तो मैं इधर तक पहुंचने की कोशिश करूं, तो वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। तो मेरी नजर में ये कि जस्ट पहले आप सब्जेक्ट स्टडी करें and then you can work with your equipment on that. For any photographer or any person who uses a camera, that should it's packed full of features. उसमें बहुत ज़्यादा features होते हैं. One of those features is a histogram, and histogram, the earlier you adopt the histogram and include it into your imaging session, be it if you're vlogging or if you're doing astrophotography or whatever, start using the histogram, because it's a very powerful tool, and at a glance आपको सारी information पता चल जाती है कि what is the quality of the data that you are receiving. Histogram is a very powerful tool. लेकिन समीर, आपने कुछ बनाया था अपने टेलीस्कोप के लिए फोकस करने के लिए, वो क्या चीज थी? It's called a Bartonov mask, and वो आप अपने टेलीस्कोप के ऊपर लगा देते हैं, and you look through the telescope and it creates a pattern around bright objects. जी सर। So when you're looking through the telescope, say you pointed at a star, आपने Bartonov mask लगाया हुआ है, it creates these spikes around the star. So if my face is the center of the star and ये spike इस तरह है, it means that the telescope is out of focus. So then you adjust the focus and the spike sort of moves like this, and when it's roughly centered, you know that you have near to critical focus. So that is an sort of a analog way of achieving near critical focus. But with the telescope, you have to really adjust the focus a lot. आपकी focusing जो variation है वो बहुत ज़्यादा होती है. So you really need to take the time and finding focus. I assure you, 9 times out of 10, there's nothing wrong with your equipment or your setup. If you set it up correctly, you will be able to find focus. You just need to stay, not panic and work at it. And once you get into the habit of getting good focus and building a relationship with your equipment, आपको खुद ही पता होगा कि हाँ बस 2-3 turns बाद focus में आ जाएगा object. जब डीप स्काई इमेजिंग कर रहे होते हैं और फोकसिंग की प्रॉब्लम आती है, तो वी पॉइंट एट मून, और मून के ऊपर फोकस करके तो फिर हम डीप स्काई ऑब्जेक्ट की तलाश में चले जाते हैं. तो अच्छा, really? मून इज लाइक अ लैम्प पोस्ट फॉर अस. बहुत ज्यादा अगर हम फोकस से आउट हुए में, और आई थिंक इट्स वेरी फ्रेंडली कि अगर मून कहीं पे भी रात में आपको किसी भी हिस्से में मिल गया है और आप आउट ऑफ फोकस हैं, तो जस्ट पॉइंट एट दैट मून पे, और वहां से आप उसके क्रेटर्स, उसके फीचर्स, जहां पे आपको पिन पॉइंटेड शार्प फोकस मिल जाए, वहां से आप उठा के तो डीप स्काई पे ले जाके थोड़ी सी एडजस्टमेंट करते हैं, तो आपको फोकस अचीव हो जाए. उमर भाई, फोकसिंग मैंने आपकी ऑब्जर्वेटरी में आके देखी थी, कितना लंबा चौड़ा काम है और कितना प्रिसाइज काम है. इस पे जरा बताएं, आप अपनी इक्विपमेंट से फोकस कैसे करते हैं? फोकस है क्या? फोकस ये है कि ऑब्जेक्ट की जो लाइट आ रही है आपके लेंस में से, आपके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में से गुजर रही है, आपने उस सारी की सारी लाइट को एक जगह पे इकट्ठा करना है. ये फोकस है. टेलीस्कोप का सिर्फ एक काम है, जो टेलीस्कोप की डेफिनेशन है उसका काम ये है कि वो ऑब्जेक्ट को लेंस की उस साइड से इस साइड पे ले आए. दैट्स द मेन वेरी शॉर्ट डेफिनेशन कि टेलीस्कोप ऑब्जेक्ट को उठा के इधर लेकर आती है जहां आप मौजूद होते हैं. एक बड़ा सादा सा नुस्खा है. जब आप नॉब को चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट या और बड़ा हो जाता है और डिम हो जाता है, या छोटा हो जाता है और ब्राइट होना शुरू हो जाता है. तो अगर वो छोटा हो रहा है, ब्राइट हो रहा है, अब आप फोकस की डायरेक्शन ठीक है. अगर आप इधर घुमा रहे हैं, छोटा हो रहा है, तो इधर ही घुमाएं, और छोटा होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, ब्राइट होता जाएगा. अच्छा, फिर होता ये कि एक और ऐसे पॉइंट तक आप पहुंचते हैं जिसपे वो छोटा होने की बजाय वो दोबारा बड़ा होना शुरू हो जाता है. वो पॉइंट लोगों को समझ नहीं आ रहा होता विजुअली कि यहाँ पे शार्पेस्ट क्या है. अच्छा, अब अगर जब आपने टेलीस्कोप्स यूज की हुई है तो आपको पता है कि सीइंग चल रही होती है, यानी अब या तो स्टेबल स्टार हो तो आपको पता लग जाएगा ओके ये शॉर्टेस्ट साइज है इसका,
लेकिन जब आप शॉर्टेस्ट साइज तक पहुंचते हैं तो उसमें भी वो थोड़ा सा बड़ा और छोटा हो रहा होता है, वो सीइंग की वजह से। सो मैंने जो देखा अपने लिए, मैंने ये देखा कि कलर एक बड़ा अच्छा रेफरेंस है। एक साइड पे आपको येलोइश नजर आता है और दूसरी साइड पे आप घुमाएं तो ब्लूइश नजर आना शुरू हो जाता है। सो मैं इस तरह फिगर आउट करता हूँ कि जहां पे कलर मिनिमम है, ना ज्यादा ब्लू है ना ज्यादा येलोइश रेडिश है, सो वो मेरे लिए एग्जैक्ट डेड सेंटर है फोकस का। लेकिन जब आप सेंसर्स लगाते हैं, बाथरूम मास्क के अलावा भी और भी तरीके हैं। मुझे याद है एक कंपनी है गोल्ड फोकस, एक जमाने में उसका बड़ा उसके अपना उसका एक मास्क का पैटर्न है और उसके बाद एक सॉफ्टवेयर मिलता है जो आपकी कॉलिमेशन भी चेक कर लेती थी। तो वो एक अलग तरीका है। सो सीसीडी फोकसिंग में या इमेजिंग फोकसिंग में ये होता है, जो ऑटो फोकसर्स होते हैं वो एक्चुअली वेरी रफली वो स्टार के साइज को देखते हैं, बड़ा कहाँ हो रहा है और छोटा कहाँ हो रहा है, और एक कर्व बना लेते हैं। जैसे फोकस मैक्स है वो ये करता है, स्काई एक्स के जो अपने एट फोकस 3 है वो बहुत अच्छा है एट फोकस 2 से। सो वो ये करते हैं कि शार्पेस्ट फोकस वो होगा जहाँ पे स्टार का साइज सब छोटा होगा, और इसमें सीन को उन्होंने इंक्लूड करना होता है अपनी कैलकुलेशन में, जिसके कुछ तरीके हैं। मून में क्रेटर्स के अंदर जो स्मॉलर क्रेटर्स हैं वो आपको नजर ही नहीं आते अगर आप स्लाइटली ऑफ हो। और फिर एक और मैं बात बताऊं, फोकस एक दफा आप कर लें, देन वेट, देखते रहें कुछ देर, 10 सेकंड बाद, 15 सेकंड बाद, समटाइम 2-3 मिनट के बाद अचानक सीइंग कंडीशंस अच्छी होती हैं और हर मून का वो क्रेटर जो है वो एकदम स्टेबल हो जाता है। वो जो ब्लरी हो रहा होता है सीइंग की वजह से, वो एकदम ऐसे ऐसे होता हुआ ऐसे होता है, उस वक्त आपको बेस्ट नजर आएगा और साथ ही वो दोबारा ऑफ हो जाएगा। सो ये डिपेंड करता है अपने टेलीस्कोप की यूसेज की। हम चूंकि बात करें, आपकी टेलीस्कोप पड़ी कहाँ हुई है? इवनिंग में मगरिब के फौरन बाद अगर आप छत पे या जमीन पे, टाइल्स पे, ईंटों पे टेलीस्कोप रखकर शार्पेस्ट इमेज एक्सपेक्ट करें तो ये नहीं होने लगा। सो घास बहुत अच्छी जगह है, घास में आप जाकर ही कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे हीट वेव्स ऊपर नहीं निकलती। लेकिन मगरिब के कुछ देर के बाद आपको सीइंग कंडीशंस बेटर मिलती हैं, और सीइंग कंडीशन का बेस्ट टाइम रात 2 बजे के बाद है या फजर के वक्त, वो बेस्ट टाइम है क्योंकि उसमें हीट लॉस इक्वल हो रहा होता है। फोकसिंग के मसाइल हैं, और बाय द वे एवरीवन सेज जो सीसीडी इमेजर्स हैं, सीमोस इमेजर्स हैं, दे हेट फोकसिंग। अच्छा, आप एक दफा फोकस कर लेते हैं और आपकी सीन कंडीशन खराब हो जाती है और आप कहते हैं मैं किधर जाऊं। तो कल रात भी ऐसे ही हो रहा था। सो फोकस एक इशू है जी, और इसके लिए मेहनत करना पड़ती है। अच्छा सर, फोकस ये टेम्परेचर के साथ चेंज क्यों हो जाता है आपके टेलीस्कोप की लेंथ में? सो अगर टेम्परेचर कम हो रहा है, आपकी टेलीस्कोप का साइज छोटा हो रहा है। अवाम के लिए ये जरूर क्लियर कर दीजिएगा कि टेलीस्कोप में कोई बहुत ज्यादा बड़ा उतार चढ़ाव नहीं आता। नहीं, आपको अपनी छत नहीं बड़ी करना पड़ेगी। आप छत की फिक्र ना करें, आपको हम सहायता के लिए जाने पड़ेगी टेलीस्कोप। अगर ऐसे होता तो मैं टेलीस्कोप के साथ हीटर रखता ताकि बड़ा होता जाए, बस होता जाए। कि जब हम प्लैनेट्स को मैगजीन में देखते इतने इतने बड़े बड़े प्लैनेट्स, और वो कहते अच्छा यार ठीक है, और वो इतना पिद्दू सा आधे इंच का वो पिद्दी का शोरबा सैटर्न नजर आता है, तो हम कहते हैं यार कमाल हो गया। उमैर भाई से ना जब पहली दफा मैंने यही क्वेश्चन किया था तो उन्होंने पता है क्या जवाब, मैंने इनसे पूछा कि सर जुपिटर टेलीस्कोप में से कितना नजर आएगा, कहते हैं मटर के दाने जितना। मेरे मटर का याद है बिल्कुल याद है। लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट इन आवर सोलर सिस्टम अदर देन द सन, मैं रुझान आता हूं, का दाना बना दिया। पर मैं पब्लिक को ज्यादा करते हैं। मैं आता हूँ इस डायरेक्शन से नहीं कि आपको स्टॉर्म्स नजर आ रहे होंगे और आपको बेल्ट्स बहुत ज्यादा नजर आ रही होंगी। मैं आता हूँ वर्स्ट एक्सपेक्टेशन बनाकर, और वर्स्ट एक्सपेक्टेशन से जब वो मटर के दाने को देखते हैं तो वो खुश जरूर हो जाते हैं। कुछ अच्छे फोकसर्स मिलते हैं जिनके साथ टेम्परेचर कंपनसेशन की ऑप्शन होती है। सो वो ये करते हैं कि उनके साथ एक थर्मामीटर लगा होता है और वो आपकी टेलीस्कोप का टेम्परेचर देखते जाते हैं।
और आप ओवर द नाइट कई तरीकों से हो सकता है। आप ये करते ही हैं कि मगरिब के वक्त एक फोकस कर लिया स्टार, घंटे बाद एक और कर लिया, या आप जो भी इमेजिंग कर रहे हैं, आपका फोकस पॉइंट रिकॉर्ड होता है सॉफ्टवेयर में और उसकी एक लिनियर उसका एक ग्राफ बन जाता है। और जब ग्राफ बन जाता है तो टेलीस्कोप एक्सपेक्ट कर सकती है आपके इतने टेम्परेचर पे फोकस यहाँ आ चुका होगा। सो आप ऑटो टेम्परेचर कंपनसेशन जब ऑन करते हैं फिर आपको दोबारा फोकस करना ही नहीं पड़ता। एक थोड़ा सा एक और टॉपिक पे जाना चाह रहा हूँ और उसकी एग्जांपल मैं ये दूंगा कि कभी कभी एक इंसान जो है ना वो किसी अच्छी महफिल में बैठे ना, उससे तमीज से बात ही नहीं की जा सकती क्योंकि वो जो कहते हैं खमीर ही ऐसा होता है। तो इस बुरी मिसाल से मैं शुरू करने लगा हूँ ये टॉपिक, कि मैं आपके सामने एक तस्वीर रखने लगा हूँ कि जितना मर्जी, जैसा सैम कह रहे थे ना ऐसे से, जितना मर्जी आप फोकस कर लें, कुछ ढीठ मसाइल की वजह से फोकस नहीं होता। और ये मैं स्क्रीन के सामने एक चीज रखने लगा हूँ और ये अब आप इस पे मुझे बताएं कि ये क्या है ताकि हमारी आवाम को समझ आए। जी। मेरे ख्याल से अली भाई को रोजा लग रहा है, वो डोनट्स याद कर रहे हैं। तो ये जो आप दिखा रहे हैं सर्कल्स नजर आ रहे हैं दोनों पिक्चर्स में। लेफ्ट पिक्चर में सर्कल्स हैं, दरमियान में ब्लैक एक दायरा है और उसके साथ जो राइट साइड पे है उसमें यही है, दायरा है और सर्कल्स हैं, लेकिन दायरा जो है सेंटर वाला वो राइट साइड पे स्क्विश हुआ हुआ है। सो नीचे लिखा हुआ है परफेक्ट कॉलिमेशन और आउट ऑफ कॉलिमेशन। सो तो आइडिया ये है कि आपके टेलीस्कोप्स में मल्टीपल ऑप्टिक्स होते हैं। सो अगर वो ऑप्टिक्स एक दूसरे के साथ लाइट भेज रहे हैं और अगर उनमें से कोई एक ऐसे ऑफ है या ऐसे ऑफ है, बिल्कुल एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं है, 100% कंपैटिबल नहीं है, तो आपकी लाइट थोड़ी सी सेंटर से ऑफ जा रही है। अगर आपकी लाइट सेंटर से ऑफ जा रही है तो आपका स्टार वेरी स्मॉल डॉट नहीं बनता, वो आउट ऑफ फोकस ही रहता है, वो ब्लरी रहता है। और डिपेंड करता है टेलीस्कोप की टाइप कौन सी है। एससीटी टेलीस्कोप जिसमें मेन मिरर लूज होता है क्योंकि मेन मिरर को फोकसिंग के लिए हिलाना होता है, तो उसमें होता ही है कि आप परफेक्ट कॉलिमेशन करके जब टेलीस्कोप को मूव करते हैं तो कॉलिमेशन स्लाइटली आउट हो जाती है। बट लेकिन उसके साथ आपको लिव करना पड़ता है बिकॉज देयर इज नो अदर वे। न्यूटोनियंस जो हैं वो बड़ी उनकी केयर करना पड़ती है, न्यूटोनियंस में ये इशू ज्यादा होता है, लेकिन बाय द वे जिसमें सेकेंडरी मूव होता है उसमें ये इशू ज्यादा होता है। ये रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप्स जिनमें फिक्स्ड लेंस लगे होते हैं उनमें इस तरह के मसाइल नहीं आते, उनमें कॉलिमेशन बड़ी परफेक्ट रहती है और वो फैक्ट्री इनेबल्ड ही होती है, वो बड़ी परफेक्ट कॉलिमेशन रहती है। कॉलिमेशन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ऑलमोस्ट 2 महीने गुजारे हैं अभी तक, मेरा नहीं ख्याल परफेक्ट कॉलिमेशन हुई है, बट क्लोज हो गई है। सो ये नए लोगों के लिए जिन्होंने टेलीस्कोप खरीदना है, ये एक हेड्स अप है। मिसाल का जो क्वेश्चन था, he was saying that my telescope is a Newtonian 8-inch and when I'm imaging the moon I can see focus is different on one end of the moon and not the same as in crisp on the other end. Is this a technical flaw of the Newtonian telescope, or might there be a problem specifically related to my scope? And I think that this could be a collimation issue. Like it could be that the telescope is so out of collimation that even visually moon is not appearing in focus across its plane. I think this could be collimation. मेरा ये ख्याल है कि ये फोकसिंग इशू है और दिस हैपेंस विद द सन एज वेल। सो सन के लिए जो मैं यूज करता हूँ सोलर टेलीस्कोप, दोनों वाली एपो जो है वाइट लाइट टेलीस्कोप और हाइड्रोजन सोलर टेलीस्कोप, दोनों टेलीस्कोप्स में एज के लिए मुझे नया फोकस करना पड़ता है और सेंटर में मैं आऊं तो मुझे नया फोकस करना पड़ता है। ये फोकसिंग इशू है क्योंकि वो ऑब्जेक्ट करीब हैं, प्रोबेबली वो ऑब्जेक्ट करीब हैं, इस वजह से वो फोकस आउट हो जाता है वेरी स्लाइटली। यस बट देयर इज अ डिफरेंस। अच्छा, मेरे ख्याल से उमर भाई ये स्फेरिकल एबरेशन नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये मैंने शुरू में चेक किया था। आप ऑब्जेक्ट को बिल्कुल डेड सेंटर में लें तब भी ये इशू रहता है, ये कॉर्नर्स की बात नहीं हो रही। क्योंकि मेरी जो टेलीस्कोप है C14 उसमें मून पूरा कभी भी नहीं आएगा, उसमें बहुत थोड़ा सा हिस्सा मून का आता है, तो उसको मैं एज पे ले जाके भी देखा है, सेंटर में भी रखा है, सेंटर में भी आप ले आए तब भी ये आउट ऑफ फोकस रहता है। दैट इज अ फोकसिंग प्रॉब्लम, आपको नया फोकस करना पड़ता है।
एज के लिए और सेंटर के लिए। जी, लेकिन मेरा ख्याल है मिसाल के केस में 8 इंच का न्यूटोनियन उसके पास है और अगर वो मून पूरा देख सकता है तो वो आई गेस उसने कोई रिड्यूसर लगाया होगा या उसने कोई ज्यादा मैग्निफिकेशन को यूज नहीं कर रहा। तो हमें उस पता है केस कि में वो कर रहा है 8 इंच पूरा व्यू कर रहा न्यूटोनियन, 8 इंच न्यूटोनियन है। वो पूरा व्यू उसमें आ रहा है उसके इमेज में। डेफिनेटली आ रहा होगा। मेरे रिफ्रैक्टर में भी ये होता था शुरू में और अभी जो रिफ्लेक्टर है उसमें भी ऐसे ही होता है। क्या ये आई पीस का मसला भी हो सकता है या नहीं? करना ये चाहिए सबसे पहले कि फील्ड ऑफ व्यू में सेंटर में रखें उस ऑब्जेक्ट को और फिर एजेस पे लेके जाएं। इज देयर अ डिफरेंस? सो अगर डिफरेंस है तो आपके ऑप्टिकल सिस्टम का कोई इशू है, लेकिन अगर वो कॉर्नर के ऊपर भी वही है जो सेंटर में है तो फिर आपका इंस्ट्रूमेंट तो एक ही तरह बिहेव कर रहा है ना, तो फिर आउट ऑफ द इक्विपमेंट कोई इशू है। And then as Umair said, move the object, find critical focus and then move the object around your viewfinder and see how flat your field actually is to ascertain if you have a problem within your optical imaging train or if it's a problem that extends beyond your imaging train. और अगर ये सब करने के बाद भी सही नहीं हो रहा तो अपनी आईज भी जरूर चेक करें। मेरे साथ हो चुका है। That's why I'm wearing glasses. अच्छा रुशान, न्यूटोनियन चूंकि फास्ट टेलीस्कोप्स हैं एससीटीज के मुकाबले में, सो फास्ट टेलीस्कोप्स का जो क्रिटिकल फोकस जोन वो फोकस जोन होता है जिस में आप एक दफा फोकस अपना ले आए तो आप और बेटर नहीं कर सकते। क्रिटिकल फोकस जोन वो है जिसमें स्टार ब्लर होता रहेगा, यानी स्लाइटली आउट ऑफ फोकस और स्लाइटली फोकस्ड होता रहेगा, इससे ज्यादा शार्प आप कर नहीं सकते। तो ये जो CFZ है क्रिटिकल फोकस जोन, न्यूटोनियंस का ये बहुत ज्यादा छोटा होता है, एससीटीज का ये ज्यादा, एससीटी ज्यादा फॉरगिविंग है CFCs के मुकाबले में। जब इसकी बात करें तो अगर वो न्यूटोनियन यूज करें, यस उन्हें फोकस पे बहुत ध्यान देना चाहिए। ठीक है, हमें अगले सवाल की तरफ आऊंगा। अली भाई आपसे और शेब साहब आपसे स्पेसिफिकली। अली भाई आपने आंखों का जिक्र किया तो ये सवाल आपके लिए। फरीद अहमद साहब फेसबुक से पूछते हैं, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ आई पीसेस? रोशान, आपने आईपीस के साथ आईपीस के ऊपर मोबाइल यूज करके इमेजिंग भी सबसे ज्यादा की है, आपने देखा भी सबसे ज्यादा है, तो आई थिंक आई विल रिवर्ट दिस क्वेश्चन। आपका थोड़ी और लंबी तहमीद बांधते मैं और जवाब सोच लेता जरा। मैं मेरा ख्याल है मेरे पास भी इतना ज्यादा कोई तजर्बा नहीं है। जैसे मैंने पिछली दफा कहा था, मुझे गिफ्ट ही मिले जो भी मिले। तो शेब साहब आप इस पे थोड़ी सी रोशनी जरूर डालिए कि आई पीसेस कितने इंपॉर्टेंट है। मुझे जो अच्छी चीज मिली है वो 25 mm का आई पीस जो आता है साथ, आप डॉप्सोनियन परचेज करें या रिफ्रैक्टर परचेज करें 90 mm का, उसके साथ 2 आई पीस आते हैं, 25 mm और एक 10 mm का नैरो वाला, लेकिन उसकी मैग्निफिकेशन बहुत होती है। सो दे आर गुड, बट ये कि जिस दिन सीइंग खराब हो तो फिर आप 25 mm पे पीछे आ जाएं, जरा वाइड हो जाएगा और आपको जो ब्लरी इस तरह की होती है वो कम होगी। और जब आप सीइंग अच्छी और आप जरा डीप जाना चाहते हैं तो आप 10 mm लगा लें, 6 mm का लगा लें, तो वो हो जाएगा। आई पीसेस भी ऐसे हैं जो एक टेलीस्कोप की प्राइस है जिनकी वो दे आर दैट मच एक्सपेंसिव आल्सो। मैं इस टॉपिक पे उमर भी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले ये मोहम्मद रिसा आपने और शेब साहब आपने पिछली दफा मेरे सवाल के बारलो के जवाब में आपने कहा था बारलो, तो अब आप कह रहे हैं आई पीस पे हमने बात। अब आप बताएं ना जरा कि जो बारलो ये जो बारलो लगा के आप मैग्निफिकेशन लेना चाहते हैं आईपीस से, वो फिर बताएं कि अगर आईपीस आपको आईपीस का रोल नहीं है तो फिर बारलो का बताएं। और जैसे शेब साहब ने बताया कि मैग्निफिकेशन ज्यादा लोग करना चाहते हैं, तो वो क्यों ज्यादा नुकसानदेह है, क्यों नहीं ज्यादा कर सकते? देखिए इसमें जूम आईपीस भी होते हैं, इसमें जैसे मैं भी यूज करता रहा हूँ, वो उसकी वेरिएबल मैं 20 mm से 40 mm तक मैं उसको कोशिश करता हूँ कि जी मैं अगर मून का क्रेटर देख रहा हूँ तो मैं और ज्यादा उसको डीप देखूं, तो मैं वो कम करता चला जाता हूँ और वहां तक जब बात पहुंची तो फिर मैंने कहा यार अब मुझे क्रेटर के अंदर तक झांक। तो मैंने क्या किया फिर, देन आई सर्च फॉर अ बारलो कि यार कोई पावर मेट या कोई बारलो मेरे हाथ आए ताकि मैं और ज्यादा जूम करके तो मैं क्रेटर के अंदर जो पीक है ना उसको भी मैं देख सकूं। तो दैट्स व्हाई हमने जब बात की थी तो बारलो को एडवांटेज ये दिया था कि मैग्निफिकेशन के पॉइंट, ये नहीं कि वो
इसका मेरा ख्याल है कि आईपीस के साथ उसका कंपैरिजन करना ठीक नहीं, मैं जाती तौर पे, पर्पस डिफरेंट है। मैं इसमें एक चीज ऐड कर दूं, ये बार्लो है 2x बार्लो है। ये आप अपने टेलीस्कोप में जब आप लगाते हैं तो आपकी जो मैग्निफिकेशन है वो बड़ी ज़्यादा हो जाती है उस लिहाज से। लेकिन इसके साथ ये आईपीस है जिसकी मैं आपको बात कर रहा हूँ, ये आपके टेलीस्कोप के साथ ज़रूर आएगा, या न्यूटोनियन के साथ या रिफ्रैक्टर के साथ। दिस इज अ 25 mm आईपीस, तो ये आप लगाते हैं तो, और ये आपका बार्लो है 2x बार्लो है ये वाला। सो दे आर बोथ यूज फॉर मैग्निफिकेशन पर्पस, और इसको आपको यूज करने के लिए अपने इमेजिंग के अंदर आपको एक इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिसके अंदर आप ये फिट करते हैं। ये आपका यहाँ से अंदर चला जाता है और ये फिर आपके इसके बराबर आ जाता है। दिस होल थिंग इज इक्वल टू दिस थिंग, ठीक है। सो इट्स ये जरा हैवी है थोड़ा सा काम, सारा सिलसिला ये उसी मैग्निफिकेशन को इसके अंदर दे देता है। इस 2x बार्लो, ये आपका ये 2x बार्लो। So they are probably doing the same thing in the imaging point of view से आपकी है कि आप इसके साथ ये कर लें या ये कर लें। So that is the main point. I think eyepieces, I think उन पे जरा there's no reason to get bogged down by eyepieces. Basically जो telescopes और eyepieces normally आते हैं, like Shoaib said, 25 mm and 10 mm eyepieces जो हैं वो they're usually more than adequate for most conditions. So I wouldn't suggest worrying about कि मैं कौन से आई पीसेस लूँ, ज़्यादा आई पीसेस लूँ। लेकिन फॉर अ न्यू person who's doing visual astronomy, get a Barlow. 2x Barlow is a cheap piece of equipment that will double the power of each of your eyepieces. So if you have 2 or 3 eyepieces, exactly, that setup that Shoaib is holding up is a really good setup to see features on the moon on a nice clear night. And that's anything more than that you don't really need. तो मैं भी आपके पास आने से पहले मैं सैम से बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ, और वो मैं समझता हूँ आईपीसीएस का बहुत बड़ा रोल है, और वो मैं भी आप जरा थोड़ा सा उस पे करें। सैम, आई डिसएग्री। कोई नहीं तो छोटा मैं रुशान बात इससे शुरू करूंगा कि मैं आपसे एग्री करता हूँ। अच्छा नहीं, वो बात ये कि सैम का अपना पर्सनल है कि सैम ने आईपीएस ना ज्यादा यूज नहीं किए। वो जब भी यूज कर रहा होता है अपनी टेलीस्कोप तो वो एसबी के सीसीडी के साथ ही यूज कर रहा होता है। सो द थिंग इज कि एक तो ये कि आईपीसीज जो आपकी सिंपल टेलीस्कोप्स के साथ आते हैं, नॉट विद द सेलेस्ट्रॉन और मीड और इस तरह की चीजें, वो ज्यादातर प्लास्टिक के लेंसेज होते हैं। उन्होंने सिर्फ ये करना है कि आपको किसी ऑब्जेक्ट को फोकस करके दिखा देना है। जिस हद तक वो फोकस करके देंगे उसमें एबरेशंस 10 तरह की होंगी। उसका फील्ड ऑफ व्यू बहुत नैरो होता है। जो 60 टेलीस्कोप्स के आते हैं, 2 ही आते हैं, 10 और 25 जनरली। अच्छा, कंपनीज जो हैं टेलीस्कोप बनाने वाली, वो 7 आईपीसेस इसलिए नहीं देती कि आपने उन आईपीसेस को फॉरएवर यूज करना है। वो जस्ट ऐसे ही आता है कि जी आपने गाड़ी ली है और जो भी सिंपल सा म्यूजिक सिस्टम उसमें लगा हुआ है, एक सिंपल कार्स में, तो आप, क्योंकि कंपनीज को पता होता है आपने इसमें ऑडियो सिस्टम अपना लगवाना ही लगवाना है। यही इंटेंशन कंपनीज की होती है कि आईपीस अब अपनी चॉइस का लेंगे। और आईपीसीस में 2-3 बातें इंपॉर्टेंट है। एक, फील्ड ऑफ व्यू, आपको वो दिखा कितना एरिया रहा है, जिसमें अपर एंड फील्ड ऑफ व्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ये आती है कि उसकी सेंटर से लेकर एज तक जो आप देख रहे हैं, स्टार्स के कलर्स चेंज नहीं हो रहे और उसमें एबरेशंस नहीं आ रही। सो आईपीस के मेन पर्पस ये है। थिंक विद द बार्लोज, उसमें ये होता है कि आपकी मैग्निफिकेशन 2 टाइम्स या ज्यादा हो जाती है, लेकिन एबरेशंस के चांसेस होते हैं। सो जूम आईपीस के साथ भी यही इशू है कि आप जूम कर लेते हैं, लेकिन एक लुमिनेंस सा फैक्टर एजेस के ऊपर आना शुरू हो जाता है जो इतना प्लीजिंग नहीं होता। सो देयर आर पीपल जो सारी जिंदगी आईपीसीएस को, अभी सैम बात कर रहे थे कि जब आप हबल स्पेस टेलीस्कोप का जुपिटर का इमेज देखते हैं तो आप बहुत हैप्पी होते हैं, लेकिन जब आप आईपीस से देखते हैं बहुत छोटा सा जुपिटर, स्टनिंग व्यू होता है, वो आपके दिल को कुछ जाके लगता है। मेरा ये ख्याल है कि जो कोशिश करनी चाहिए वो ये क्योंकि आपकी टेलीस्कोप बहुत अच्छी टेलीस्कोप हो सकती है, लेकिन आपकी टेलीस्कोप के साथ आईपीस जितना अच्छा है आपकी टेलीस्कोप उतना अच्छा बिहेव करेगी।
सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आईपीस अच्छे एक या दो जरूर लें और जो अच्छे वाले लें वो आपकी टेलीस्कोप की अपर लिमिट्स आपको बता सकता है क्या। अच्छा, जो मेरे लिए प्लीजिंग रहे हैं, यस प्लैनेटरीज व्यूज बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन जो स्टार क्लस्टर्स हैं, ओपन क्लस्टर्स और ग्लोबुलर क्लस्टर, आई पीसेस आपकी जान निकाल देंगे। वो इतने खूबसूरत व्यूज आपको देते हैं। M13 की आप बात करें, आप किसी ग्लोब की बात करें विद अ विजुअल आईपीएस व्यू और वाइड फील्ड ऑफ व्यू, अपरेंट व्यू के साथ, यानी इसके अलावा और कोई चीज अच्छी आपको लगती नहीं फिर? I mean, I'm sorry, Umair, aren't these globs very dim to see through an eyepiece, especially in Lahore? Yes, that depends कि आपका aperture कैसा है। That depends. So generally ये होता है कि छोटी टेलीस्कोप से आपको ब्लॉबी सा और 2-4 नुक्ते से फील होते हैं आई पीसेस और ग्लोब्स में, लेकिन मैं अपनी टेलीस्कोप के साथ देखता हूँ इंडिविजुअल स्टार्स इजीली पिक आउट हो जाते हैं। सैम ने, ये रोशान ने देखे हुए हैं ग्लोब्स मेरी टेलीस्कोप से। So जैसे डार्क साइड पे उमर भाई, डार्क साइड्स पे जो विजुअल ऑब्जर्वेशंस करते हैं ना लोग, अब उन लोगों मैंने नहीं उनको देखा इमेजिंग करते, वो जो स्टनिंग व्यूज उनको आई पीसेस से मिल जाते हैं डार्क साइड्स पे जाके, और मेरा ख्याल है कुछ विजुअल फिल्टर्स भी शायद वो यूज करते होंगे, आप बेहतर बता सकते हैं। जी, आपकी बात ठीक है। डार्क साइड्स का एक ही एडवांटेज है कि आपका बैकग्राउंड लाइट बहुत डिम हो जाती है और फेंट स्टार भी आप विजुअली देख सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका अपना टेस्ट कैसा है। डार्क साइड्स पे सारे लोग जाके इमेजिंग भी कर रहे होते हैं। मैंने ठंडियानी से C14 से अनगिनत दफा विजुअल ऑब्जर्वेशन की हुई है, प्लानिटरी की भी, डीएसओस, गैलेक्सीज वगैरह बड़ी अच्छी देखी हुई हैं। सो ये डिपेंड करता है कि आप खुद क्या करना चाहते हैं। लेकिन आईपीसी इस लिहाज से क्रिटिकल है कि आप किस कंपनी का यूज कर रहे हैं, उसके अंदर लेंजेस किस मटेरियल के बने हुए हैं जो आपको कलर एब्रेशन नहीं दे रहे और कॉर्नर तक आपको बड़ा शार्प व्यू दे रहे हैं। बाय द वे, मैं यानी मेरे पास जो वाइडेस्ट अपर एंड फील्ड ऑफ व्यू वाला आईपीस है वो नेगलर है 31 mm, जिसका या दैट्स द वन। हाथ में आप देख सकते हैं कि जिस तरह ये आईपीस आया हुआ है, इसको ग्रेनेड आईपीस किसी रीजन की वजह से ही कहते हैं। तो इसका फील्ड ऑफ व्यू 82 डिग्रीज है, और जब आप इस आईपीस में से देखते हैं और आपको विजुअली 82 डिग्रीज अपर एंड 82 डिग्रीज नजर आता है, हैंड्स डाउन। हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं और बड़े पुराने एस्ट्रोनॉमर हैं, एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर पाकिस्तान में, खालिद मरवत साहब कराची में होते हैं। उनके पास 18 इंच की डॉप्सोनियन टेलीस्कोप है। सो जब मैं पहली दफा उनकी टेलीस्कोप, मैं उनसे मिलने नहीं गया था, मैं उनके टेलीस्कोप से मिलने गया था। तो मैं जब पहली दफा गया था उनके पास, तो इस्लामाबाद में, तो मैं ये ग्रेनेड आईपीस ले गया था और उनकी 18 इंच के साथ ये लगाकर हमने व्यूइंग की थी उनके घर से। और आप सोच नहीं सकते कि जो मेरी हालत थी वो तो थी, मैंने 14 इंच से देखा हुआ था, 18 इंच जाहिर है बिगर है, लेकिन खालिद साहब ने जो एंजॉय किया था इस आईपीस को, क्योंकि वो विजुअल एस्ट्रोनॉमर हैं, उन्होंने मेरा ख्याल है सारी जिंदगी ही आईपीस से देखा है, तो वो बहुत एंजॉय किया। तो यस, आईपीसेस जो कंपनी के साथ आते हैं वो जस्ट बेसिक स्टफ के लिए हैं, लेकिन आप एक या दो आईपीस ऐसा रखें जिससे आपको पता लगे कि आईपीस की अपर लिमिट, आपकी टेलीस्कोप की अपर लिमिट क्या है। Do save for eyepieces. I think मेरी advice to you. हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, मोहम्मद अली साहब आपसे शुरू करेंगे और इस पे सब लोग अपनी प्लीज अपना दीजिएगा इनपुट। जैद पिरवानी फेसबुक से पूछते हैं, हाउ टू टेल इफ अ टेलीस्कोप इज डैमेज्ड या देयर इज अ प्रॉब्लम इन द बिल्ड क्वालिटी। आप बहुत ज्यादा टेक्निकल सवाल सारे मेरी तरफ फेंक रहे हैं। डैमेज करने का तजर्बा मेरा बहुत ज्यादा है, मतलब 2-3 तो मैं अपना माउंट डैमेज कर चुका हूँ टेलीस्कोप नीचे गिर चुकी है, मतलब बड़ा कुछ हो चुका है। इसमें आप जब इक्विपमेंट यूज कर रहे होते हैं ना, मैं तो आपको बिल्कुल एक लेमैन के तौर पे बता रहा हूँ, जैसे ही कोई टेलीस्कोप में कोई प्रॉब्लम आती है या माउंट में कोई प्रॉब्लम आएगी, तो वो खुद ब खुद आपको बताएगी। आपको ट्रैकिंग एरर्स आना शुरू हो जाएंगे, आपको हो सकता है साउंड्स जो माउंट की मोटर्स की हैं वो साउंड्स चेंज होती हुई फील हो आपके ईयर्स को। आपको अगर
उसके OTA में प्रॉब्लम है, तो हो सकता है आईपी से जब आप देख रहे हो तो आपको खुद ब खुद अंदाजा हो जाएगा। मैं स्टार्स को कल जो देख रहा था वो बिल्कुल पिन पॉइंटेड और विदाउट एनी एबरेशन थे, आज वो पिन पॉइंटेड नहीं है। तो हो सकता है कोई उसमें फोकसिंग का इशू है, हो सकता है उसमें कोलिमेशन का इशू आ गया है, कुछ भी हो सकता है। तो ये इक्विपमेंट के साथ जब आपकी सिंक्रोनाइजेशन हो जाती है ना, वो खुद ब खुद आपको बताता है। सो एक तो ये है कि अपनी टेलीस्कोप को साफ रखें, डस्ट से दूर रखें, कवर्ड रखें, और उसे ह्यूमिडिटी से भी बहुत ज़्यादा हो तो ना यूज़ करें, बंद रखें। कहीं आपको स्मोक नज़र आए, क्योंकि हमारे उधर लाहौर में तो इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, तो इन चीज़ों से दूर रखें। बाकी ये है कि होपफुली आपकी टेलीस्कोप के साथ कोई फिजिकल डैमेज नहीं होगा। मोहम्मद अली ने सिर्फ टेलीस्कोप नहीं गिराई हुई, मैंने भी टेलीस्कोप गिराई हुई है, और सैम गवाह हैं उसके कि उसके बाद मेरा और सैम का हार्ट फेल हुआ था कैसे। तो लेकिन ये कि इसको इंस्ट्रूमेंट के तौर पे यूज करना चाहिए, टूल के तौर पे यूज करना चाहिए। ज्यादातर टेलीस्कोप की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप खुद ठीक कर सकते हैं, दैट्स द गुड थिंग। आप ट्यूनिंग कर सकते हैं, फाइन ट्यूनिंग उसकी कर सकते हैं। सो फिजिकल अगर डैमेज नहीं है, कुछ मिरर नहीं टूट गया, कोई सेकेंडरी नहीं खराब हो गया, टूट नहीं गया, तो आप उसको हैंडल कर सकते हैं। सही जी जी। अब हमारे पास क्वेश्चंस हैं तो हम उनको ब्रीफली आंसर करते जाते हैं, कोशिश करें 1-2 लाइनर देके फिर हम आगे चलते हैं और सब जो भी अपना इनपुट दें। ओके, क्वेश्चन है मुआज का इंस्टाग्राम पे, वो पूछते हैं कैन वी सी द मिल्की वे यूजिंग अ टेलीस्कोप? बेसिक प्रिंसिपल ध्यान में रखना चाहिए, टेलीस्कोप छोटी सी एरिया को बड़ा करती है। और मिल्की वे आपके एक होराइजन से लेकर दूसरे होराइजन तक जा रही होती है, तो इसमें कोई छोटा इमेज बड़ा करने का वो कोई ऐसी नहीं जरूरत, आप आंख से देखते हैं या फिश आई लेंस। बिल्कुल ठीक है। नहीं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है साद रफीक साहब पूछते हैं इंस्टाग्राम पे, हाउ कैन समवन बाय अ टेलीस्कोप इन पाकिस्तान? मैं एक स्पेसिफिक वेंडर है कराची में, वो ये काम करते हैं फॉर दैट मैटर। और सेकेंडली आप या तो दूसरा ऑप्शन है कि आप इसको इंपोर्ट खुद कर लें, लेकिन आप जो इंपोर्ट करेंगे वो आपको जो लिस्ट प्राइस आपकी होगी उसको आप डबल कर लें। ये फार्मूला उमैर भाई ने बताया था। तीसरा रास्ता भी है, आस्क योर फैमिली और फ्रेंड्स टू bring it with you for you in their luggage. forums पे जाएं, there's a Lahore Astronomical Society का Facebook page है, वहाँ पे make a post, see if anyone's interested in selling equipment. A lot of people in this group alone have multiple setups, and perhaps one day one of them might want to sell one. For example, Umair might want to sell me his CGEM mount, you know, maybe. जी उमैर भाई, आपके पास राइट है रिस्पॉन्ड करने का। उनको मैसेज ही नहीं मिला उमैर भाई को। भाई मुझे गंदे मैसेज, गालियों वाले मैसेजेस भेज रहे। अच्छा, वो गालियां बता ना देना, वो बस आपको पढ़ने की। अच्छा वो रुशान, एक तो ये बात कि वो मैं बता भी दूं वेंडर का, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे भी टेलीस्कोप का पूछ रहे होते हैं। सो साहल टेलीस्कोप्स हैं कराची में, जैन अहमद हैं जो इसको रन करते हैं, और आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, फेसबुक पे मिल जाएंगे, जरूर उनसे रब्ता करें। वो मल्टीपल टेलीस्कोप्स मंगवाते रहते हैं और वो सेल कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में अकेले वो हैं जो ये कर रहे हैं। अगला सवाल है जी सुहेल शाहीन साहब का, फेसबुक पे पूछते हैं, इज क्लीनिंग ऑफ प्राइमरी मिरर इन न्यूटोनियंस रेकमेंडेड? हाँ जी, वो टिश्यू पे ना थूक लगा के ना लगाएं, फिर थोड़ा सा तेल लगाएं, और तेजाब अगर है, एसिड थोड़ा सा वो भी लगाएं। No, never touch your mirror, never, unless absolutely necessary. Then research what to use and how to clean telescope. These surfaces are treated chemically, and they're meant to never be touched. If there's dust on it, you can blow the dust using a wind puffer or something, but don't ever put any material across, or any liquid or anything across the surface of your mirror or your lens. कोई यहाँ पे यस कहने वाला है? यस देखिए, जिस तरह बहुत सारी चीजों में ब्लैक एंड व्हाइट आंसर नहीं होता, इसमें भी ऐसा ही है। सो यस, मैं C14 को क्लीन कर चुका हूँ, लेकिन आई डेफिनेटली फील के उसके जो फ्रंट श्मिट प्लेट की जो एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग्स थी वो डैमेज हुई हैं। ये आखिरी सवाल है जैन रहील साहब का, फेसबुक से पूछते हैं, हाउ टू टेक केयर ऑफ योर टेलीस्कोप? It's a tool, it's an instrument. The more time you spend with it, the better it is. Keep it as dust free as possible.
keep your hands off the optics. Fingerprints, oil from your skin, and all these things are bad for coatings. सोलर इमेजिंग करते रहे हैं आईपीस को पिघला के। जी जी। So, हमने Yes. तस्वीरें देखी हुई है, तो टेलीस्कोप होती है सूरज की तरफ। वो सूरज की जो तस्वीर दीवार पे बन रही थी ना, ऐसे ऐसा आउट ऑफ फोकस होती जा रही थी। मैंने कहा पता नहीं कोई आसमानों में मसला है, मेरा तो टेलीस्कोप ब्रांड न्यू। सो आउटसाइड क्लीन रखें उसकी। टेलीस्कोप को अगर आप किसी जगह रखते हैं, जैसे मेरी ऑब्जर्वेटरी में है या किसी जगह, तो उसमें जाले बन जाते हैं, मकड़ियां आ जाती हैं, ये क्वाइट कॉमन है। ये डेफिनेटली है कि अगर आप टेलीस्कोप की केयर करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस बढ़ती है और फॉर दैट मैटर उसकी लाइफ भी बढ़ती है। हम अब चल रहे हैं जी हमारे आखिरी सेगमेंट की तरफ। इमेज ऑफ द वीक आएंगी आप सबकी एक मैंने इमेज ऑफ द वीक सिलेक्ट की हुई है। सो वी हैव 4 इमेजेस ऑफ द वीक। हमारे पास टाइम कम है, तो आप ब्रीफली उसके ऊपर अपनी जो कमेंट्री देना चाहते हैं वो दीजिएगा। ये सेगमेंट लिंक्ड है एक सवाल के साथ, जरगाम हैदर का, जो फेसबुक पे पूछते हैं हाउ आर एस्ट्रो इमेजेस प्रोसेस्ड। सो दिस एंड ऑल दोस क्वेश्चंस जो पहले हमने किए हैं वो शायद इस सारे सेगमेंट में इनकॉर्पोरेट हो जाएं। सो हम शुरू कर रहे हैं जनाब। हाँ, ये बेसिकली नैरो बैंड में शूट हुआ हुआ है, HA और O3 के अंदर। नेबुला का नाम भी बता दें शेफ साहब। इसका नाम भूल गया मुझे इसका। यार ये तो बहुत गलत बात है। आई ऑफ द सौरन हम इसको कहते थे किसी जमाने में। हीलिक्स नेबुला। हाँ, रोजा लग रहा है। रोजा लग रहा है। उमर भाई आपने भी ये सवाल सबसे पूछना है। हीलिक्स नेबुला, हीलिक्स आई थिंक इज नेबुला। ये दैट वाज अ गुड वन। ये अच्छा आया था और कम एक्सपोजर टाइम था इसके अंदर, एंड स्टिल देयर आर सम improvements that can be done onwards, but that was a good thing. और ये लाहौर से ली थी आपने? ये लाहौर से, my all images are from लाहौर। लाहौर से, इसलिए नैरो बैंड को एम्प्लॉय किया गया था इसके अंदर। ये कौन सा टेलीस्कोप था? ये SCT है, ये SCT है। 8 इंच। ये SCT, ये 8 इंच SCT है। वो उसके रिड्यूसर लगा हुआ है साथ, रिड्यूसर लगा हुआ है। रिड्यूसर लगा हुआ है 0.63 वाला। और ये रंग आपको ऐसे ही नजर आए थे इमेज के अंदर? नहीं, ये ब्लैक एंड व्हाइट होता है। ये इसको जब प्रोसेस करते हैं तो ये बेसिकली हु इमेज है, HOO, यानी कि आप रेड के अंदर आप H डालते हैं और O जो है वो R और B में ग्रीन और ब्लू चैनल के अंदर इसको डाल के इसको आप कंबाइन करते हैं। यू कैन यूज पिक्सेलसाइड, यू कैन यूज फोटोशॉप टू कंबाइन दोज ब्लैक इमेजेस और किसी भी फॉर्म में। तो आपके पास जो एक इटरेशन है हु की, वो ये वाली निकलती है, जिसके अंदर ये थोड़ा ऑरेंजिश और बीच में ये ब्लू टोन जो है ये आ रही है। ओके, वाओ। नेक्स्ट इमेज जी, मोहम्मद अली साहब। अच्छा, ये बड़ा मशहूर इमेज। अच्छा, ये M31 एंड्रोमेडा गैलेक्सी का इमेज है और रूफटॉप से शूट हुआ है, नो डार्क साइट। इसमें जो टेक्निक यूज हुई थी वो LRGB यानी कि लुमिनस रेड, ग्रीन और ब्लू फिल्टर्स यूज किए थे, और बड़े उसमें जो इमेजिंग सॉफ्टवेयर था वो शार्प कैप यूज किया था। शार्प कैप में एक बहुत ही जबरदस्त फीचर है इसका, हिस्टोग्राम का। तो बेसिकली उसको, हिस्टोग्राम को फॉलो करते हुए मैंने हर फिल्टर पे उसका एक्सपोजर टाइम उसके हिसाब से रखा और मल्टीपल एक्सपोजर लिए उनको। फिर जब उनके रेलेवेंट चैनल्स में हम फोटोशॉप में प्रोसेस करते हैं तो वो अपने कलर देता है जिस कलर का डेटा उसने लिया होता है। तो ये लकीली एक अच्छा इमेज आ गया और इसको इंटरनेशनल मैगजीन में भी फीचर होने का इसको प्रिविलेज मिला है। So how did you maintain a balance between the structure and the arms of the galaxy and the core? Like ये आपने किस तरह ये manage? इसमें मास्किंग की टेक्निक यूज होती है उसमें फोटोशॉप में, ठीक है, जिसमें एक लासो टूल है। वहाँ पे लासो टूल के जरिए हम एक एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे इसकी कोर को हमने सिलेक्ट किया और उसके ऊपर हम काम करते हैं, उसकी ब्राइटनेस लेवल, कर्व्स, उसको सिर्फ उसी को हम वहाँ पे कर रहे होते हैं, प्रोसेस कर रहे होते हैं, तो बाकी इमेज उससे डिस्टर्ब नहीं होती। At time of capturing, आपने you didn't use variable exposure times for different sections. Yes, वेरिएबल एक्सपोजर लिए उसमें स्पेसिफिकली कोर के लिए रिमाइंड करवा दिए वो उसमें, क्योंकि कोर बहुत ब्राइट है। बेसिकली जब आप स्क्रीन पे फर्स्ट टाइम इमेज लेते हैं तो वो कोर ही, सिर्फ इतनी सी कोर ही नजर आ रही है।
आर्म्स तो कहीं पे होते नहीं, तो उसमें डायनामिक रेंज हमें लेनी पड़ती है उसके एक्सपोजर्स कोर को मैनेज करने। नेक्स्ट इमेज। होय 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 होय, इतनी पुरानी। ये पहले दिखाते ना Helix और Andromeda अवार्ड विनिंग इमेज के बाद मेरी इमेज पुरानी। I think ये triangular में ये भी अवार्ड है सर। Yes, Beautiful. triangular. Yes. अच्छा, this was shot using DSLR, 60 minutes of 2-minute subs, 1-minute subs. There's a lot of noise in this image. You can see more data would have solved that, and longer exposure times would have solved that problem. But I'm quite happy that I was managed to capture a lot of the arms and a little bit of the structure, and there is some detail. It's not blown out in the core. And uske star forming regions jo hai, in the arms, they're quite visible, and focus is not bad. This is not a bad image when it comes to focus. So achhi thi, this is very exciting. It was my first Galaxy. जी मैन भाई। Oh, सूरज। वो ये गुरु जी सोलर टेलीस्कोप एक डेडिकेटेड सोलर टेलीस्कोप कहलाती है, हाइड्रोजन अल्फा सोलर टेलीस्कोप। ये जो 152 मिलीमीटर्स की है, इससे ये लिया गया था, और ये वो इमेज है जब लास्ट सोलर पीक थी। इसमें आपको ये छोटे छोटे धागे से नजर आ रहे हैं, ये फिलामेंट्स कहलाते हैं, और ये अपर सरफेस से अपर एरिया है एटमॉस्फेयर का, ये देख रहे होते हैं। ये एक डॉट भी है, सन स्पॉट छोटा सा, और इसके बाद ये ऊपर की तरफ जो थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ाकर मैंने लिया था प्रोमिनेंस को, ये जो फेमसली हम कहते हैं कि आग लगी हुई है सूरज के ऊपर। सो ये थोड़ा सा अभी सूरज की बैक साइड पे थी मेरा जहाँ तक ख्याल है, और ये लेकिन प्रोमिनेंस बहुत बड़ी थी और बहुत अच्छी नजर आ रही थी। जो लोग सुन रहे हैं इसको, जो लोग नए यूजर्स हैं, अपने मोबाइल से तस्वीर लें और उसकी प्रोसेसिंग करना सीखें। बहुत दफा ये होता है कि गार्बेज रॉ इमेज होती है और उससे बड़ी प्यारी तस्वीर आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो स्मार्टफोन इमेजेस डिस्करेज ना फील करें, आप अपने छोटे टेलीस्कोप से भी चांद की, प्लैनेट्स की डिसेंट तस्वीरें उतार सकते हैं। तो अगर आप सबके कोई कंक्लूडिंग रिमार्क्स हैं आज की सेशन के हवाले से? टेलीस्कोप का ख्याल रखें मगर यूज जरूर करें उसको। क्या हम मतलब जो भी पर्पस है वो आपके माइंड में क्लियर हो और उसके हिसाब से आप चलें। जी समीर। मैं ये जरूर कहूँगा कि if you are wanting to do astronomy, this is a wonderful time to do it. बस यही है कि just go out there and spend some time under the stars, but do something related to astronomy. It makes you realize that you're part of a bigger picture. आप ये ना देखें कि टेलीस्कोप के मुतालिक कहा क्या जा रहा है कि ये काम करने के लिए बनाई गई है। आप ये देखें ये एक्चुअली कर क्या सकती है, आप इसको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। सो प्रॉब्ली इस्माइल वो बंदा है जो हमारे अभी रिसेंटली फेसबुक ग्रुप पे तस्वीरें शेयर कर रहा है, 70 mm से वो DSOs को इमेज कर रहा है iPhone 6 के साथ। यार मतलब कितना क्रेजी लगता है। कितने लोगों को आप कहेंगे यार 70 mm है और DSOs इमेज करें, वो कहेंगे इसे तो हो ही नहीं सकती, फॉरगेट इट, छोड़ देंगे, अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे। लेकिन वो iPhone 6 लगा के DSOs इमेज कर, ये बड़ी अच्छी अप्रोच है। सो ये ज़हन में रखना चाहिए कि आपका इंस्ट्रूमेंट कर क्या सकता है, प्ले विद इट। और ये पाकिस्तान का मेरे ख्याल में बाकी ग्रुप से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये वो ग्रुप है जिसकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। मेरा ख्याल है कि जिस ग्रुप में सिंपली बात करते रहे, यार आज मैंने ये किया। हमारा टेलीस्कोप ओनर्स का अलग फेसबुक के ऊपर ग्रुप है मैसेंजर पे, उसमें हम बात कर रहे होते हैं, यार आज ये है, आज वो है, और नई ऑप्शंस पैदा होना शुरू हो जाती हैं। तो एक्टिव रहें, जस्ट एक्टिव रहें इसमें। थैंक यू सो मच। और हाउ टू यूज अ टेलीस्कोप में आप ये भी इंक्लूड कर लें कि आप 8,500 किलोमीटर दूर से भी अपना टेलीस्कोप अगर चाहें तो ऑपरेट कर सकते हैं। तो लें जी, आप सबके टाइम का बहुत शुक्रिया, आप सबके आने का, और काफ़ी ज़्यादा टाइम आपने दिया। और जैसे आपने देखा कि हमारे सारे पैनलिस्ट जो हैं वो निहायत अप्रोचेबल हैं, और आपकी कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी कमेंट्स हो, कोई भी क्वेरीज हो, वो उसको ज़रूर हम एड्रेस करेंगे अपने फेसबुक पे, या आप अगर इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना चाहें। हमारी ज़्यादातर डिटेल्स इक्विपमेंट के हवाले से, हमारे मेंबर्स की जितनी इक्विपमेंट है
इमेजेस के हवाले से, वो हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी, lahoreastronomy.com। इसी के साथ साथ आप सबका बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। आपका बहुत अल्लाह शुक्रिया हाफिज़। गुलफाम, अल्लाह हाफिज़। यू हैव बीन अ वंडरफुल होस्ट, थैंक थैंक यू यू। जी, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़ जी।